वही शुभेंदु अधिकारी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 के चुनाव में क्या कहा था कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। ये मेरा सड़क दिया हुआ है। अभी ज्योति चौक से गोलंबर जो सड़क बन रही है वो मेरा देन है। तो सरकारी स्कूल में जो भी बच्चे, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से रिलेटेड हूँ, तो जो भी बच्चे जाते हैं वहाँ पे वो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई वहाँ पे नहीं होती है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, सारे लोग हिंदी माध्यम ही क्यों पढ़ाते हैं? राजनेता नहीं होते तो क्या होते? तो डिजिटल पाउडर से धुलाई हो गई। आप एक नंबर हो गए जो खुद कुपोषण का शिकार है। लोकतंत्र निश्चित रूप से खतरे में है। नमस्कार आप सभी को। तो मेरा नाम रवि स्वरूप है और मैं आज बैठा हूँ हमारे एक्स एमएलए मुन्ना तिवारी जी के साथ, और इनका मैं आज कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इनसे, इनके लाइफ के रिलेटेड, इनके जर्नी के रिलेटेड, कि राजनीतिक करियर इन्होंने कैसे शुरुआत किया। तो जरूर से ये वीडियो देखिएगा, और बक्सर में जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मालूम चलेगी जो आपको अभी तक नहीं मालूम होगा। हमारे बीच में ज्ञान पाठशाला के और बक्सर के ही रवि स्वरूप जी आए हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे बक्सर के लोग अगर बाहर में रहें और बाहर में अपना बक्सर का नाम बिखेरें, तो मैं अपने तरफ से इनके चैनल को और रवि स्वरूप जी को आशीर्वाद देता हूं कि आप बढ़ें और बक्सर के मान सम्मान को आगे बढ़ाएं। आपने पहला चुनाव लड़ा 2015 में, जब जीते आप बक्सर का एमएलए। मैंने पहला चुनाव 1990 में लड़े आप? 1990 में मैं लड़ा आरक्षण विरोधी मोर्चा। मंडल कमीशन आया हुआ था, बीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लाया था जी, और उसके खिलाफ हम छात्र नौजवान आरक्षण विरोधी मोर्चा के तहत एक जन आंदोलन हम लोगों ने पटना में शुरुआत किया। और जब जन आंदोलन की शुरुआत हुई तो हम लोग का एक संगठन तैयार हुआ पूरे बिहार लेवल पर जी। और उस समय ऐसा माहौल था मंडल कमीशन को लेकर पूरे देश में कि जितने अपर क्लास के लोग थे वो हताहत थे कि भाई मंडल कमीशन आ जाने के बाद हम लोगों की जो पढ़ाई वाली व्यवस्था है वो चरमरा जाए, हम लोग आगे नहीं जा सकेंगे, हम जॉब नहीं मिल सकेगा जी। उसके खिलाफ हमने डुमराव विधानसभा से 1990 में चुनाव लड़ा और 5800 मत आए उस समय, और जीतने वाले को 10,500 वोट आया। तो वहां से मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई। तो राजनीति में आने का आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था? आप क्यों मतलब राजनीति चूज किए? हम 84 में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI का मैं मेंबर बना 1984 में, और 4 आने का मेंबर बना था। उस समय 4 आना और 1 रुपया का ही मेंबर हुआ करते थे। तो 4 आने का मेंबर बना, और राजनीति में आने का उद्देश्य यही था कि जनता की जो समस्याएं हैं, जनता की जो आवाज है, हम उसको सदन में पहुंचे तो एक तरीके से उठाएं और उनके समस्याओं को समाधान मतलब तत्काल रूप से हम करवाने का भी प्रयास करेंगे या किए हैं। तो जैसे एकदम जो अभी बच्चे 18 साल से ऊपर के हैं, आप जो भी बात बोल रहे हैं ये बड़े लोगों को तो समझ में आ रहा होगा, जो 18 साल से ऊपर के हैं, मतलब 24-23 साल, वैसे वो लोग अगर बड़े होते हैं तो बचपन से उनको सिखाया जाता है कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। तो वैसे ही आपके भी पेरेंट्स आपको यही सब सिखा रहे होंगे। राजनीति में जाने के लिए कोई किसी बच्चे को नहीं बोलता है कि राजनीति में जाओ, उसके लिए पढ़ाई करो। उस समय का माहौल था कांग्रेस का, और हम लोगों ने बहुत करीब से कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ काम किया, और लगा कि जमीनी हकीकत को हम सभी सदन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक नहर की समस्या थी, अभी भी समस्या है। अभी मलई बराज उस नहर को जोड़ने की योजना बिहार सरकार विगत 20 वर्षों से बना रही है, जो आज तक धरातल पर नहीं उतरा। उसी नहर की एक समस्या थी, उसमें हमको लगता है कि 30-40 शाखाएं नहर की निकली हुई हैं, और हम लोगों का लगभग टेल एंड में हम लोग पढ़ते हैं। वो विक्रमगंज देहरी से नहर आती है और आके डुमराव काव नदी में मिलती है। उस नहर की समस्या को मैंने प्रधान रूप से चुना कि जनता और किसान किस तरीके से पानी के लिए परेशान हुआ करते थे उस समय जी, और आज भी वो नहर सही समय से पानी नहीं दे पाती है। मेरे को ये जानना है कि जैसे कोई भी कार्य होता है बक्सर में, तो अगर आप एमएलए थे बक्सर के 10 साल तक,
तो कोई कार्य नहीं हुआ तो उसका दोषी सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए कि आपको दे दिया जाता है कि आप नहीं कार्य करवाए। मेरे को ये जानना है और लोगों को ये जानना है जो लोग नहीं जानते हैं, खासकर युवा जो राजनीति के बारे में उतना नहीं जानते हैं, कि अगर आप कोई कार्य जैसे रोड बनाना चाहते हैं या कहीं बक्सर को धाम बनाने के लिए रामेश्वर मंदिर को आप अच्छा करना चाहते हैं, तो आपने ऐसा क्या कदम उठाया? उसका कोई भी वीडियो अभी तक वायरल नहीं है, बट जैसे अभी हमारे जो प्रेजेंट एमएलए हैं उनका हर वीडियो वायरल होता है, तो इसमें कैसे उनका वीडियो वायरल होता है, आपका नहीं होता? पहले तो बता रहे हैं आपको कि यहाँ की जनता इस हकीकत से रूबरू है। 37 बरस की लंबित परियोजना थी निकृष्ट कर्मनाशा पंप कैनाल। उस समय 37 वर्ष हुए थे 2015-16 में जी। और आज तो वो पूरा हो गया है परियोजना, आज वो धरातल पर उतर गया है। चौसा में निकृष्ट के पास वो पंप कैनाल बनकर तैयार है, किसान उसका लाभ ले रहे हैं, पहला। दूसरा, हम जब यहाँ के विधायक बने तो श्रेणी 1 की सड़क एक भी नहीं थी ग्रामीण कार्य विभाग। ठीक है। दुर्भाग्य कहिए उसको या सौभाग्य कहिए, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में तो लोग थे, माननीय मंत्री भी रह चुके, माननीय सांसद भी यहाँ रह चुके, एक भी बक्सर सदर की सीटें या ग्रामीण हो या बक्सर शहरी क्षेत्र हो, एक भी सड़क क्लास 1 की नहीं थी, जिससे इसका विकास, समुचित विकास नहीं हो सका था। और हमारे पास वो सारे एजेंडा हैं, जितनी सड़कें बनी है मेरे कार्यकाल में श्रेणी 1 में करा करके मैंने लगभग 100 से ऊपर सड़कों का नव निर्माण कराया है। अभी अगर देखना है तो आप जाइए, 2-2 सड़कें अभी बनी हैं। ऐसे गांव जगदरा जहां सड़क नहीं थी, जहां बिजली नहीं था आजादी के बाद, उपाध्यायपुर पांडेपुर गांव, आजादी के बाद उस गांव में न सड़क थी, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सारे लोग त्रस्त थे। उस सड़क का नव निर्माण मैंने कराया अपनी निधि से। वो जनता का ही पैसा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के कोष से आता है क्षेत्रीय विकास के लिए, तो हमने वो सड़क बनवाया। और किस समस्याओं, किन किन समस्याओं को लेकर के कैसे सड़क बनाया, वहाँ की ग्रामीण जनता जानती है, वहाँ के लोग जानते हैं। और एक और अभी उदाहरण मैं दे रहा हूँ, धर्मपुरा गांव है चौसा में, वहां न बिजली थी न सड़क थी। 15 में मैं जब चुनाव लड़ने गया तो वहां के ग्रामीणों की ये मांग थी कि विधायक जी हम लोग आपको वोट देंगे, हमारे गांव में न सड़क है न हमारे गांव में बिजली है अभी तक आजादी के बाद। उस गांव में भी मैंने सड़क और बिजली दोनों देने का काम किया। तो सड़क का दिल तो मेरा है। अभी 3-3 सड़कें बन रही हैं, 4-4 सड़कें बन रही हैं। अभी ये जो सड़क है डीएवी स्कूल से आईटीआई फील्ड तक, ये मेरा सड़क दिया हुआ है। अभी ज्योति चौक से गोलंबर जो सड़क बन रही है वो मेरा देन है। बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जो सड़क बन रही है वो मेरा देन है। तो जैसे कि एक बात पूछना चाहते हैं कि आप जो भी कार्य किए हैं, जो आप अभी बोल रहे हैं, उसको आप सोशल मीडिया पे रिप्रेजेंट नहीं हुआ है। ऐसे कोई, मैं थोड़े नया विधायक हूँ भाई, 10 वर्ष रहा हूँ विधायक। मैं गाल बजाने वाला विधायक नहीं हूँ। मैं क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के, चाहे वो जिला के कलेक्टर हो, चाहे जिला के एसपी हो, चाहे तमाम पदाधिकारी हो, मैं सर्किट हाउस में बैठता था, बैठता हूँ, आज भी बैठता हूँ। और लोगों की जन समस्याओं को इमीडिएट त्वरित रूप में मैं कार्रवाई करके उसको समाधान कराता हूँ। मैं अपने यहाँ बाकी कुछ नहीं छोड़ता। आपके जिंदगी का सबसे कठिन दौर कौन सा था और क्या था? हमारी जिंदगी में बहुत आंधी और तूफान। एक भोजपुरी में कहावत है, ए बकुला का लगौल डीठ आ कतले जाल रगड़ली पीठ। तो बहुत शीत बसंत हम लोगों ने देखा है। ऐसी राजनीति में ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिसका हम लोग धैर्य में रह करके उस काम को निकाल लेते हैं। राजनीति से रिलेटेड एक और सवाल है कि राजनीति में अभी तक आपको सबसे बड़ा धोखा किससे मिला है, अगर आप बता सकते हैं? हमको राजनीति में किसी से धोखा नहीं मिला है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति, महागठबंधन के प्रति लॉयल हूँ, लॉयल था, हूँ और रहूंगा। चूंकि 2-2 बार 3-3 बार टिकट दिया पार्टी ने मुझे विश्वास करके। 2 बार हमने चुनाव जीता, 2 बार हारे हैं। 2000 में कांग्रेस पार्टी ने विश्वास करके डुमराव से टिकट दिया,
शाहबाद में कांग्रेस के सबसे बड़े वोट के रूप में हमको वोट मिला, 12,500 वोट मिला था कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में। और यहाँ 2 बार विधायक भी रहे। तीसरी बार में तंत्र मंत्र और जंत्र की जीत हुई है। ये तो लोकतंत्र खतरे में है। हमारे नेता चिल्ला कर कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। कैसे लोग जीत जा रहे हैं? SIR के तहत नाम कटवा दिए जा रहे हैं। जो मतदाता हमको वोट देने वाले हैं उनको 10,000 रुपया बांट दिए जाते हैं। तो ये तंत्र मंत्र जंत्र की जीत है। मैं हारा नहीं हूं, मैं चुनाव जीता हूं, मुझे हराया गया है। बक्सर की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगता है कि? देखिए, हम तो बक्सर की समस्याओं को लेकर के जिस आक्रामकता के साथ सदन में प्रश्न उठाए हैं, जनता की समस्याओं को हमने कभी नजरअंदाज नहीं करने का काम किया है। जनता की जो भी जन समस्याएं होती थी मैं हाउस में उठाता था, उसको त्वरित कार्रवाई कराते हुए उसको निष्पादित भी मैं कराता था। सदर अस्पताल का मामला है, जाइए सदर अस्पताल में एक डॉक्टर से पूछिए कि मेरा कार्यकाल में क्या रहा। कौन जाता है सदर अस्पताल? गरीब जाते हैं। बिल्कुल। और गरीबों का इलाज हुआ कि नहीं, ये भी गरीब से। मेरे यहाँ तो फेहरिस्त है। मैंने लगभग अपने 10 वर्ष के टेन्योर में कम से कम 4,000 लोगों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता के तहत हमने अनुदान दिलवाने का काम किया है। लगभग 4,000 से ऊपर होंगे। तो ये मेरा है। जैसे बक्सर में कोई भी आपसे रिलेटेड सवाल नहीं है, सारे नेताओं से रिलेटेड सवाल है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि बक्सर में जो भी, बक्सर में नहीं मतलब कहीं भी इसे टियर 3 सिटी में जितने भी हॉस्पिटल है सरकारी, कोई भी लोग बीमार पड़ता है जिसके पास कुछ पैसा है वो सरकारी अस्पताल जाना प्रेफर नहीं करता है। तो ये उन लोगों की मानसिकता है या सरकारी अस्पताल में कमियां हैं, या कोई भी नेता अपने बच्चे का इलाज वहां नहीं कराता है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता है? ये किसका कमी है? मतलब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अभिभावकों की कमी है। हम लोग तो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। सरकारी स्कूल से पढ़कर AA हमने किया है मगध यूनिवर्सिटी से। हिस्ट्री और लेबर एंड सोशल वेलफेयर से हमने AA किया है। और राजनीति में उतार चढ़ाव होते हैं। राजनीति में लोग नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है। इससे राजनीति करने वाले लोग हतोत्साहित थोड़ी नहीं होते हैं। हम लोग ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं, हम लोग जन नेता हैं। हम लोगों को जनता ने पैदा किया है। हम लोग ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं जो कि जनता के पीठ पे पैर पे लाठी डंडा बरसा करके वो राजनीति कर रहे हों। वो उनकी मानसिकता यहाँ नहीं चलेगी जनता के बीच में। जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी भारत में, अभी भाजपा की सरकार है, तो बिहार में भी भाजपा की ही सरकार एक तरह से आप मान लीजिए। हाँ, ये है। तो इसमें जो भी सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पे आपने बोला कि सरकारी स्कूल से आप भी पढ़ाई किए हैं। बिल्कुल। तो सरकारी स्कूल में जो भी बच्चे, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से रिलेटेड हूँ, तो जो भी बच्चे जाते हैं वहाँ पे वो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई वहाँ पे नहीं होती है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, सारे लोग हिंदी माध्यम ही क्यों पढ़ाते हैं? जबकि हमारी हिंदी मातृभाषा है। बिल्कुल मातृभाषा है, हमारी हिंदी मातृभाषा है। और हिंदी को लेकर भारत सरकार भी सजग है, बिहार सरकार भी सजग है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी की प्राथमिकता हमारे बीच में है। और अंग्रेजी भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। अच्छे अच्छे शिक्षक हैं अब इंग्लिश के। अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, बट जो विषय है जैसे फिजिक्स, उसको हिंदी में ही पढ़ाया जाता है। जाते हैं और मेरे से आके बोलते हैं सर वहाँ पे हिंदी ही पढ़ाया जाता है तो जाके फायदा नहीं है। वहाँ भी इंग्लिश पढ़ाई होती है। हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सबकी पढ़ाई होती है। अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छे शिक्षक हैं। अक्सर में कोई भी ऐसा एजुकेशन कोचिंग नहीं है जो कंपटीशन का तैयारी कराए, जैसे जेई का, नीट का, और सारे कोचिंग पटना में है, बनारस में है, बड़े बड़े। यहाँ पे बस लोकल तौर पे नॉर्मल कोचिंग चलता है। कोई बड़ा कोचिंग संस्थान यहाँ पर क्यों नहीं खुलता है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, हमारा बक्सर अब विकास कर रहा है और यहाँ निश्चित रूप से बिहार में तो गरीबी है। उतने मात्रा में बच्चों का फीस अभिभावक देने में सक्षम नहीं है, हमको ये लगता है। लेकिन यही अभिभावक बाहर जाके तो फीस देते हैं, वो रुपया में 30 पैसा, 70 पैसे ऐसे अभिभावक हैं, मेरा मानना है, जो कि उनके पास पैसे नहीं।
और पैसे के अभाव में वो अपने बच्चों को कोचिंग के लिए पटना और बनारस शिफ्ट नहीं कर पाते। ऐसे भी बच्चे हमारे यहाँ हैं बक्सर में, जो कि बाहर में रहकर पढ़ाते हैं और खुद कोचिंग करते हैं IAS IPS का। ऐसे भी बच्चे हैं हमारे यहाँ बक्सर में, प्रतिभावान बच्चे हैं। लेकिन यहाँ हमारा मानना है, यहाँ पैसे की किल्लत है अभिभावकों के बीच में। शादियां हैं और सारे काम हैं। यहाँ तो हमको लगता है कि 75% लोग खेती पर निर्भर हैं जी। ये हमको ये अपनी कमी लगती है। पैसे के अभाव में 30% लोग भेजते हैं, पैसे के अभाव में 70% लोग नहीं भेज पाते। और पैसे के अभाव है यहाँ पे, इसीलिए बड़ी कोचिंग यहाँ पे नहीं आती है। आप इंडायरेक्टली यही बोलना चाहते हैं? मेरा ये मानना है। तो ये अभाव कैसे दूर होगा, रोजगार कैसे क्रिएट होगा? रोजगार, अब तो भारत सरकार और बिहार सरकार रोजगार देने की बात कर रही है। 2014 से ही मतलब 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष सब रोजगार देंगे, ये तो आया है ना जी। अब वो जुमला करार हो गया। तो अब ये बताइए कि जब भारत सरकार ही सक्षम नहीं है, बिहार सरकार ही सक्षम नहीं है, बिहार सरकार की तो ये स्थिति है कि पेंशन और वेतन दोनों बंद हैं, मार्च के बाद पेमेंट नहीं हुआ है किसी की। तो यहाँ व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की कमजोरी है हमारे देश में जी। ये तो मान रहे हैं आप ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मान रहे हैं तो सरकार ही जब सक्षम नहीं है तो हम और आप कहां से करा पाएंगे इस चीज? एक पर्सनल सवाल है, अगर आप राजनेता नहीं होते तो क्या होते? मैं नेता नहीं होते तो मैं क्या? राजनेता नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं आपके माइक पर कह रहा हूँ, चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैं रेल में CIT होता आज के डेट में, नहीं तो मैं SP स्तर तक गया होता। मुझे दरोगा की नौकरी KK तिवारी, प्रोफेसर KK तिवारी जी दरोगा की नौकरी 85 में लगा रहे थे। 1985 में 10 जनपद उनका आवास हुआ करता था और हम लोगों को बुलाया था स्पेशली। उन्होंने कहा कि भेल में नौकरी कर लो, मारुति में नौकरी कर लो, दरोगा में नौकरी कर लो, TTI बन जाओ। लेकिन हमने व्यक्तिगत, हमारे बैच के बहुत सारे लोग IAS IPS हैं। अभी हमारे पंकज दराज IPS है, जो ADG हैं। सुनील कुमार हमारे एक क्लास के पीछे के पढ़े हुए हैं हमारे स्कूल से, वो ADG मुख्यालय हैं। इस बक्सर की जनता आपको ऐसा मानती है और समझती है ज्यादातर कि आप उतने एडुकेटेड नहीं हैं। नहीं, आप कई बार बोलते भी हैं कि हाँ बिल्कुल डबल ए में है, हिस्ट्री और लेवल सोशल वेलफेयर सब है। बस आपका मातृभाषा हिंदी में आप पढ़ाई की? हम हिंदी में पढ़ाई किया, जिसकी वजह से हिंदी और भोजपुरी। हम लोग हिंदी और भोजपुरी हमारी मदर लैंग्वेज है, तो भोजपुरी हम लोग बोलते हैं। हिंदी देश में कहीं घूमते हैं तो हिंदी बोलते हैं, समझ में आए न आए अपनी मातृभाषा है। आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोलना है, ये नागवार गुजरता है। बिल्कुल। और पब्लिक अगर आपके पास आती हो पैरवी कराने के लिए, और एक IAS IPS से आप इंग्लिश में बात करके उसकी पैरवी करेंगे, तो यहाँ की जनता 90% जनता ऐसी है बक्सर की जो इंग्लिश नहीं समझ पाती। तो आपने पैरवी में क्या कहा उस अधिकारी से, वो तो पब्लिक समझ नहीं पाएगी। भाषा बैरियर नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा ये मानना है कि यहाँ के लोग को ये लगता है कि डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, आप उतने बेहतर तरीके से शायद नहीं समझ पाए होंगे। जहां तक यहाँ के लोग वोट इस बार कम दिया आपको? ना वोट नहीं दिया, वोट कब लगा दिया? जो हमारा वोट आया था देख लीजिए, जोड़ लीजिए, 57,000 वोट है मेरा। 59,000 वोट आया था 2020 में। हमारे गठबंधन के लोग ही लड़ गए, 3 लोग लड़ गए, ऊपर से ये जल सुराज भी लड़ गया जी, वो भी मेरा ही वोट लिया। तो मेरा वोट कब कहाँ है? वो भी पहले कांग्रेस में ही, वो भी पहले कांग्रेस में थे, सब जानते हैं जी। तो अभी आनंद मिश्रा सर MLA बने हैं, एक अप्रॉक्स 1 साल हो गया, वो काम कर रहे हैं। तो अब 5 साल मतलब अब जो अगला चुनाव होने वाला है, तो आपको कितना उम्मीद है कि अगले चुनाव में बक्सर के लोग का आंख खुल जाएगा, वो आपको मतलब 57, 59 नहीं एबव 60 पहुंचा दें वोटिंग में? देखिए एक बात है, राजनीति में पेशेंस बहुत
जरूरी है। अभी कहना काल बजाने के बराबर है। वर्तमान क्या कर रहे हैं वो जनता देख रही है। अभी एक इंटरव्यू हमने सुना माननीय का, ये बोल रहे थे कि लालू जी के जंगल राज, तो लालू जी के जंगल राज के पहले तो आपके बाप दादा चले गए थे कलकत्ता। आप तो बंगाल से आपकी पैदाइश हुई, आप पढ़े लिखे वहीं पे, तो जंगल राज आपने देखा कहां बिहार का? और जंगल राज के खिलाफ ही 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मैंडेट जनता देती है। 2025 तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहते हैं। क्या इस समय बलात्कार नहीं हुए? क्या रेप नहीं हुए? क्या डकैती नहीं हुई? क्या हत्याएं नहीं हुई? तो फिर वो उस जंगल राज की बात कहा करते हैं आप? वो तो जंगल राज का सफाया हो गया 2005 में ही। अब तो नया मैंडेट मिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 20 वर्षों तक, लंबे कार्यकाल तक उन्होंने चलाया। जब चलाया और ये सब हत्याएं हुई, रेप हुआ, बलात्कार हुआ, डकैती हुई, ये किसके टाइम में हुआ? इन सब चीजों को आप और हम नहीं रोक सकते, चाहे वो किसी की सरकार हो। ये हर राज्य में लोगों के नेचर से होता है। बिल्कुल, हर एक स्टेट की बात है जी। माननीय जहां से रहने वाले हैं, ताजपोशी हुई है शुभेंदु अधिकारी की, वही शुभेंदु अधिकारी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 के चुनाव में क्या कहा था कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। आज गए भाजपा में तो डिजिटल पाउडर से धुलाई हो गई, आप एक नंबर हो गए। वो भ्रष्टाचार कहाँ गया 2016 वाला? ये राजनीति में होते रहता है। अभी राघव चड्ढा जी भी पहले बुरा बोलते होता नहीं, होता रहता है नहीं। कांग्रेस की एक ऐसी शासनकाल की बात बता दीजिए। अभी 4 स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कर्नाटका में है, शिमला में है, हिमाचल में है, फिर तेलंगाना में है, अभी केरल में बन रहा है। ये कांग्रेस का संस्कार और संस्कृति दोनों अलग है। हम लोग एक संस्कारी पार्टी के राहुल गांधी के बब्बर से हैं। आप कभी राहुल गांधी से पर्सनली मिले हैं? 50-100 बार। उनका व्यवहार और उनका इंतजाम कैसा लगता है? सादगी भरा व्यवहार है, कुशल लोगों में से एक हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, कार्य करने की उनके पास क्षमता है, अपने वर्करों की बात को सुनते हैं। हम लोग हमेशा गए हैं, मिले हैं। अभी बिहार में नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जिसमें नीतीश कुमार के बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। अब देख लीजिए, अब तो इस पर टीका टिप्पणी हम करेंगे तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। जो खुद कुपोषण का शिकार है उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल। आज आप भाजपा में होते, आप तिवारी टाइटल भी है, तो अब कोई नहीं हो सकता, आप जीतते ही जीतते। फ्लोर टेस्ट में पैसा भी मिल रहा था, मंत्री पद भी मिल रहा था, और अगले बार के मतलब इस बार के हम एमएलए होते, बिहार सरकार में मंत्री भी होते। मिथिलेश तिवारी जी बन गए। जी बिल्कुल बने अभी। मैं तीसरी बार का एमएलए होता, मिथिलेश भाई तो दूसरी बार के एमएलए हैं। 15 के बाद 25 में आए। हम लोग तो 15 और 20 दोनों जीते, 25 में हरा दिया गया। तो हम लोग, मैं व्यक्तिगत अपने बारे में कह रहा हूं, मेरा मानना है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में देश को एक रास्ता, सही रास्ता दिखाने का काम कर रही है। अगर इंडिया गठबंधन के लोग एकजुट होकर के एक मंच पर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी 29 में किला फतह होगा और हम विजय करेंगे। क्योंकि इनकी जुमलों से, इनकी जो सच्चाई पे पर्दा डाल रहे हैं लोग, उससे जनता उब चुकी है और ये मैंडेट दिखा रहे हैं।
जितने एसआईआर हुए हैं, सत्ता पक्ष के लोगों को नाम काट करके अपने लोगों को स्थापित कर देना, ये यही दर्शाता है। नहीं तो देखिए बिहार का मैंडेट 1% हम कम है, वोट परसेंटेज में 1% कम है। आप 202 चले गए, हम 40 भी नहीं आए। क्या है 1%? तो कहीं ना कहीं बेईमानी है। लोकतंत्र निश्चित रूप से खतरे में है। लोग तो कह रहे हैं कि हमने मुन्ना तिवारी को वोट दिया, वोट कहां चला गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप जाइए, बाजार में घूमिए, गांव में घूमिए। कुछ रैपिड फायर है, आप मतलब वन वर्ड में आंसर देना है। जैसे सम्राट चौधरी या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। राजनीति या परिवार? राजनीति। मतलब आप परिवार से ज्यादा राजनीति से प्यार करते हैं? बिल्कुल। एक नेता जिसे आप एडमायर करते हो? एक नेता जिसे आप एडमायर करते हो, राहुल मतलब मानते हो, कांग्रेस के अलावा कोई नेता? तेजस्वी यादव, अखिलेश। आपके जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट? हमारे जीवन का सबसे बड़ा रिग्रेट, अब क्या हम कहें इसके बारे में। अब इसको रहने दीजिए, रिग्रेट वो हम क्या बताएं इसके बारे में। जैसे हर इंसान का एक जीवन होता है, आप अपना सारा जीवन अपने परिवार से कम टाइम लोगों को देते हैं। राजनीति तो हमने पहले कह दिया जी। अब अब बचा क्या है? मैं होल टाइम 24/7 राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं। मेरा एक ही नशा है राजनीति, जनता की सेवा। तो सबको एक ही जीवन मिला है, फिर कुछ समय बाद सब मर जाता है, तो आपको कभी ये रिग्रेट नहीं होगा अपने वाइफ को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को? जब हम जनता के व्यक्ति हैं तो उसमें परिवार भी आता है, परिवार ही जनता है। एक परिवार को चलाना और एक जनता के बीच बैठ के चलाना, दोनों समाज वही ना है। समाज क्या है? उसमें समाज में हमारा परिवार भी आ जाएगा। राजनीति के तहत वो भी परिवार आता है। हमारे बच्चे सब बड़े हैं, लड़की थी, शादी हो गई थी, उस जिम्मेवारी से भी हम अलग हैं। 3 भतीजियां हैं, उनकी भी मैं शादी कर चुका हूं। मैं एकदम निश्चिंत हूं और पूरा 24/7 राजनीति में, राजनीति जनता की सेवा करना है। और एक आखिरी बात जो आप लोगों से कहना चाहते हो, कोई अगर बच्चा मतलब 20 साल का, 25 साल का जो राजनीति में आना चाहता हो, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आए या ना आए? नहीं, आए और उन गलत नीतियों के खिलाफ, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए आए। गलत नीतियों का समर्थन नहीं करना है और भ्रष्टाचारियों के गलत काम को बर्दाश्त नहीं करना है, इसके लिए आए। हमारे साथ थे अभी मुन्ना तिवारी जी, बक्सर के एक्स MLA, 2 बार रह चुके हैं यहाँ पे। आपको इनसे कोई भी सवाल जानना हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो आपको जैसा लगे आप अपने दोस्तों में, बक्सर के लोगों में प्लीज शेयर कीजिएगा।